अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं सारा इलियास। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की कॉल मुतवक्के है। उन्होंने ऐलान किया है। इमरान खान ने राना सनाउल्लाह को ये पैगाम दिया है और कहा है कि उन्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। और राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा कि वादा है तुम इस्लामाबाद में छुप नहीं सकोगे। 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी, अब तैयारी करके इस्लामाबाद आएंगे। ये इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है। मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। हफ्ते को फैसला करेंगे कि कब कॉल देनी है। कॉल अभी उन्होंने नहीं दी, तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन ये कह चुके हैं वो बहरहाल की कॉल जरूर दी जाएगी। अब दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह भी भरपूर तैयारी में हैं। वो ये कहते हैं कि खान साहब ने तैयारी पकड़नी है, लेकिन हम मुकम्मल तैयार हैं। अगर वो रेड जोन या डी चौक की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो उनके पागलपन का मौसर इलाज किया जाएगा। और इससे कबल राना सनाउल्लाह इमरान खान के इस्लामाबाद आने की सूरत में गिरफ्तारी के बयानात भी दे चुके हैं। सदर आरिफ अलवी की बात की जाए, उन्होंने एक इंटरव्यू में पेशकश की है कि वो हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर सकते हैं। सवाल हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि क्या इस्लामाबाद में मामला तसादुम की तरफ हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं आपके पास। पैनल पे हमें ज्वाइन करेंगे इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अतहर कासमी साहब और महमुल सरफराज साहिबा। नियाजी साहब, बड़ी तनाव की सूरत हाल है मुल्क में ऑलरेडी। अगर हम मुआशी हालात की बात करें, सैलाब का इतना बड़ा मसला है, उस सारे मामलात से हटकर जो हमारे सियासतदानों की लड़ाई है वो अपनी जगह बड़े अरूज पर हमें नजर आती है। दोनों फरीकैन की अगर बात की जाए, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको लगता है जिस तरह के बयानात आ रहे हैं इमरान खान साहब की जानिब से भी और फिर राना सनाउल्लाह जो उनका जवाब देते हैं, कोई मामलात हल होते हुए नजर आ रहे हैं आपको या तसादुम की तरफ ही जाएगा ये? इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो तो है ही तसादुम वाला। वो तो उन्होंने जब वो वज़ीर आज़म थे तो तब भी उसका अंदिया दे दिया था, और जितना उन्होंने जहाँ भी गए हैं तो उन्होंने भड़काया है, उकसाया है। फिर ज़रा उनकी एक हिस्ट्री है। चलो 25 जो मई को उनको तैयारी नहीं थी और अब वो बड़ी तैयारी के साथ आएंगे। ये कोई फ़िक्रा जो है इमरान खान साहब के मुँह से पहली दफ़ा नहीं निकला। ये 2014-2015 में उन्होंने कहा था कि शुक्र है 2013 का इलेक्शन हम नहीं जीते क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी, और केपी के अंदर हमें यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का वक्त मिल गया। फिर उसके बाद 2018 से पहले उन्होंने कई सेमिनार्स किए, हर जगह का हम पूरी तैयारी के साथ अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन 2022 में मालूम हुआ इक़्तिदार के आखिरी दिनों में और फिर इक़्तिदार के बाद कई इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि मेरी तैयारी नहीं थी। तो तैयारी ना होना जो है इमरान खान साहब की ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बना हुआ है, जो है ना, उसमें लाजमी हिस्सा है। 2014 के अंदर जब ये निकले तो मुझे उस वक़्त 2 दिन पहले मेरे पास किसी मिशन पे आए थे तहरीक इंसाफ के सारे बड़े रहनुमा कराची के। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 2.5 लाख मोटरसाइकिल्स के जो है रजिस्ट्रेशन हैं और ड्राइवर लाइसेंस हैं, जो कि हमें लोग जमा करा गए हैं, जो यहाँ से हमारे साथ चलेंगे और इस्लामाबाद जाएंगे। 2 बजे जमान पार्क लाहौर घर से निकले और काला काकू जो लाहौर का आउटर जो है मोटरवे का जो जहाँ से शुरू होती है जीटी रोड लाहौर के बाहर, वहाँ पहुँचे तो मुझे खुद ऐनी शादी में बताया कि 1000 बंदा नहीं था। चलो उसको भी छोड़े, गुजरावाला जब पहुँचे तो सुबह गुजरावाला से आगे जाने पर तैयार नहीं थे कि 500-700 बंदा रह गया था। और इस्लामाबाद जब पहुँचे तो हर एक को पता है कितने लोग थे उनके साथ। फिर जब 22 तारीख को ऐलान किया तो यकीनन जो भी किया अहमकाना किया, सही किया। जो बंदा उस वक्त ऐसा अहमकाना ऐलान कर सकता है तो अब उससे कोई तवक्को है कि वो कुछ भी कर सकता है। जब 22 तारीख को आए और 25 को निकले तो भी यही हाल था। जब यहाँ पे केपी के अंदर कितनी बड़ी सहूलत थी, सारी हुकूमत उनके रहमो करम पे थी और सारे वसाइल हुकूमत के रहमो करम पे थे। केपी के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के साथ तशरीफ़ फरमा है, नेशनल असम्बली में भी और प्रोविंशियल असम्बली में भी। केपी के अंदर से इन्होंने बनफ़्से फ़ीस लोगों को पूरा एक्साइट करके इंस्पायर करके लाना था। इस्लामाबाद पहुँचे, अगर उनका कोई एक धरना कामयाब हो गया होता, उनका अपना भी एतमाद बहुत होता और ये ना कहते कि पहले हम तैयारी के साथ नहीं आए। यानी कि उनको ये तो उन्होंने एडमिट कर लिया कि 25 को वो फेलियर थे। ये बात सारे लोग कह रहे थे, शायद उस वक्त नहीं मानते थे, लेकिन किसी और पैराए में, किसी और तनाजर में उन्होंने कहा कि हम 25 को फेल हो गया। फेल भी इसलिए हुए कि 26 को हमने देखा। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी जो ऐलान किया है या बात की है इमरान खान साहब ने वो बस हवा में ही है? मेरा ख्याल है हिम्मत नहीं करेंगे और तंग आमद बजंग आमद अगर कोई उन पर ठोस दिया गया, जैसा कि पहले भी घेर के उनसे धरना करवा दिया गया था, तो उनको ये पता है कि 2 धरने नाकाम हो गए। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 25 मई को इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी वो आज से आधी थी। कौन सा दरमियान में मान लिया कि बहुत मकबूल थे, अब भी वही मकबूल है। अगर 25 को ये कुछ नहीं कर सके
और केपी का उनका कोई बहाना नहीं है। पंजाब को तो कह दिया ना कि वहाँ पे राना सनाउल्लाह ने नहीं निकले दिया। बाकी ये कि राना सनाउल्लाह की जो तैयारी है उसमें एक फिक्र में ऐड कर लें कि तहरीक इंसाफ को जो क्राउड है ना, जहाँ पे उसको बहुत पॉपुलैरिटी है, वो क्राउड जो है वो एजुटेशनल क्राउड नहीं है, वो सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं। यहाँ पे जितनी मर्जी जंगें करवा लें, यहाँ पे वो अभी भी देखें फाइटिंग दे रहे हैं, जूडो कराटे दिखा रहे हैं, पुलिस के साथ अपने मुकाबले दिखा रहे हैं, लेकिन मैदान के अंदर मैदान अमल में ये वो लोग नहीं हैं। ये पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में पहली और आखिरी जमात थी, और वो भी भुट्टो साहब के वक्त में, जिसकी जो वोट बैंक था बहुत वो बंदे थे जो जान के खेल सकते थे, जो खुदकुशी कर लेते थे भुट्टो साहब के लिए। आपका ये कहना है कि एहतजाज जो है वो एक बार फिर शायद कामयाब नहीं होगा इमरान खान साहब का, तो फिर तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे, हालात कंट्रोल में रहेंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? तसादुम के लिए तो जरूरी नहीं है क्या, वो तो देखें 26 मई को बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की थी उस तकरीर में, जब इस्लामाबाद पहुंच गए, 25 को निकले, 26 की सुबह पहुंचे, वहां उन्होंने कहा था मेरे लोगों के पास असला था। किसी ने नोट नहीं किया, इमरान खान साहब की तकरीर पूरी सुने, तो ये बात किसी ने नोट नहीं की, मेरे लोगों के पास असला था और खून रेजी हो सकती थी। खून रेजी के लिए तो दो बंदों के पास असला होना जरूरी है। वो मॉडल टाउन का केस भी देख चुके हैं कि जी जब खून रेजी होती है तो एक स्कैंडलाइज होती है। हमारे लीडर्स इतने बेरहम है कि उनका ख्याल है कि 4, 5, 10 या 2, 3 दर्जन बंदे अगर हमारे मारे गए, अल्लाह ना करे कि ऐसा सूरत हाल हो, तो उनका काम चल जाएगा। बात यह जी कि मेरे बिल्कुल आप देख लें, अभी हम बैठे हैं कि इमरान खान साहब जब मर्जी आए, इमरान खान साहब का धरना जो है उनकी सियासत को कोसों मील दूर ले जाएगा। उसी तरीके से जैसे 14 अगस्त 2014 को निकले थे और की सियासत खत्म हो गई थी और बड़ी मुश्किल वापस आई। 26 मई को इस साल जब 2022 में आए तो आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के वर्कर जो थे वो बड़े डिमोरलाइज थे। हालांकि कह गए थे मैं 6 दिन बाद आ रहा हूँ, सिर्फ अशक शोई के लिए, सिर्फ तिफल तसल्ली के लिए, सिर्फ दिलासा देने के लिए कि मैं वापस आ रहा हूँ। उनको पता था कि जो मैं काम करके जा रहा हूँ वर्कर बड़ा डिमोरलाइज होगा, क्योंकि उन्होंने 40 तकरीबन जलसे किए जिसमें उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, उकसाया, सबसे वादे लिए, वईद लिए, कस्में उठवाई, कुरान उठवाया कि सारे लोग मेरे पास 25 मई को मेरे साथ निकलेंगे। लेकिन जब पहुंचे तो लोग नहीं थे। इससे बुरा हाल होगा। और राना सनाउल्लाह की जो धमकियां बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए तहरीक इंसाफ को, जिस तरीके से आते हैं आए, उनका पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का। धरना देना चाहते हैं धरना देने दे। राना सनाउल्लाह साहब को कोई हक नहीं पहुंचता कि उनके ऊपर तशद्दुद करें। राना सनाउल्लाह को भी समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट लेकिन ये बात है कि इस बात कहने से तहरीक इंसाफ की हौसला शिकनी बहुत होगी। मैं उनके वर्कर्स को जानता हूँ, आधों का दम निकल जाएगा जो पिकनिक स्पीच के लिए इमरान खान साहब के साथ निकले हुए हैं ना, जैसे मेरे छोटे प्यारे भाई अतर काज़मी लंदन से आए हुए पिकनिक मनाने, तो उनकी जान निकल जाएगी। बाकी ओवर टू अतर काज़मी। अच्छा मेहमल, आपकी तरफ मैं आऊंगी। ये जो सदर आरिफ अलवी साहब ने पेशकश की है मुज़ाकरात की कि मैं कोशिश करूंगा कि ऑपोजिशन और हुकूमत बैठे एक टेबल पर मामलात का हल निकालें, उनका कहना है कि वक्त पर और ख्वाहिश पर जो इंतखाबात है उनमें चंद ही माह का फ़र्क है, तो क्या कोई ऐसी सूरत हाल निकल सकती है अगर अलवी साहब की कोशिशों से कि तसादुम की तरफ ना जाए हालात? आप क्या फोर्सी कर रही हैं? देखिए सारा होना तो यही चाहिए आइडियली कि मिलकर बैठकर पार्लियामेंट के अंदर ये सारे मामलात तय हों। अगर कोई अगले इलेक्शंस भी होने, उनकी डेट, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो रिजर्वेशन है पीटीआई को, वो भी किस तरह से करना है। लेकिन बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी बात है, जिस तरह न्याजी साहब ने भी कहा कि देखिए तसादुम का खतरा तो बिल्कुल है। जब भी ये लॉन्ग मार्च होगी, इस तरह कोई मूवमेंट होगी, तो तसादुम तो अनफॉर्चुनेटली हमें लग रहा है कि होगा, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि ना राना सनाउल्लाह, उनकी भी आप अगर बातें सुनने बड़ी एग्रेसिव है। वैसे भी अगर आप पीएमएलएन के लोगों से आप प्राइवेटली भी बात करें कि आपको क्या जरूरत है, वही जिस तरह न्याय साहब ने कहा कि आने दें, बैठने दें, अगर वो अपना पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट तो होता ही है, सबका होता है, तो अगर पीटीआई करना भी चाहती है तो इसके अंदर ऐसी क्या बुराई है। लेकिन वो हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए 2014 में भी हमने ये बातें सुनी थी और यही सोचा था कि अच्छा आने दे, बैठने दे, लेकिन हुआ ये कि उसका हमें सियासी नुकसान हुआ और ये ऐसे लगा कि हुकूमत कमजोर थी और उसकी कोई रिट नहीं थी। तो ये हम दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे, इसीलिए जो उन्होंने 25 मई को किया वो। लेकिन मेहमल ये भी तो बात सोचने वाली है कि अगर हुकूमत एक कदम पीछे नहीं हटती या फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करती तो फिर तो नुकसान मुल्क का ही होगा, दोनों तरफ का होगा।
नहीं, बिल्कुल सारा, मैं यही बात कर रही हूँ कि यही बात जब उनसे कही जाती है कि आप इस तरह से क्यों करेंगे, तो वो 2014 की मिसाल वो उसको जस्टिफाई करते हैं, 25 मई को भी करते हैं, जो कि गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर आपको बताती चलूँ कि कुछ इतलात के मुताबिक अभी शायद लॉन्ग मार्च की जो तारीख है वो अनाउंस नहीं करेंगे इस दफा, जब तक कि एक कहीं से गो अहेड या ग्रीन सिग्नल ना मिले। उसका इंतजार हो रहा है। पिछली दफा हमने देखा था वो वैसे तो उन्होंने कहा तैयारी नहीं थी, लेकिन असल में सिग्नल के खिलाफ जाकर पिछली दफा जो कॉल दे दी गई थी ना, वो सिग्नल के खिलाफ थी। तो इस तरह एक सिग्नल का इंतजार हो रहा है। वैसे भी आपने देखा होगा कि ये सिग्नल्स और ये सब कुछ बहुत ये मिली जुली बातें थे। आपने इमरान खान साहब ने भी तो ये अभी रिसेंटली बात की कि हालांकि उनकी 2 हुकूमतें हैं सूबाई, लेकिन बूट साथ नहीं है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई के अंदर एक ये तासुर है कि अगर बूट साथ ना हो तो ना हुकूमत सही तरह से चलती है, ना ही ऑपोजिशन सही तरह से होती है, ना ही फिर धरने सही तरह से होते हैं, ना ही फिर कोई लॉन्ग मार्चेस सही तरह से होती हैं। तो शायद जो है वो किसी चीज का इंतजार हो रहा है। अगर वो सिग्नल आता है नहीं आता हमें नहीं मालूम, अगर उसके बावजूद भी दे देते हैं लॉन्ग मार्च की कॉल, तो फिर भी तसादुम तो इधर वे जो है ना वो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। लेकिन तो फिर इससे ये समझा जाए कि अगर पीटीआई लॉन्ग मार्च की कॉल देती है, डेट दे देती है, तो वो फिर किसी सिग्नल के बाद ही देगी। अभी तक तो जी यही इतलात हैं। अब अगर वो क्या सिग्नल आता है और उसके बाद देते हैं या फिर वो उससे पहले देते थे, जैसा मैंने कहा कि पिछली दफा सिग्नल के खिलाफ जाके यानी कि खिलाफ जाकर दिया, तो वो तो है। लेकिन तसादुम की जहां तक बात है, जब तक हुकूमत उस बैक फुट पे मतलब पीछे नहीं आएगी या कहेगी अच्छा आप आए आके बैठे, तो तब तक फिर वो तो फिर तसादुम नहीं आप रोक सकते। अगर हुकूमत ने ये ठान ली हो कि हमने तो बेशक पंजाब से आ जाए लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जब आएंगे तो फिर हम इनके साथ ऐसा करेंगे, तो फिर वो तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और अनफॉर्चुनेटली फिर वो तसादुम की तरफ जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्चुअली दोनों पार्टीज को मिलकर बैठकर बातचीत तय कर लेनी चाहिए, कोई पैरामीटर्स तय कर ले किस तरीके से करने। ये इस तसादुम का जैसे आपने कहा नुकसान मुल्क का ही है, वो किसी एक पार्टी का नुकसान तो है। ठीक, अतः जिस नहज तक मामला पहुंच चुके हैं, तो कितना जरूरी है कि दोनों फरीकैन एक एक कदम पीछे लें, थोड़ी अफाम तफहीम से मामला हल करने की कोशिश करें। पीटीआई भी, नून लीग भी और नून लीग के साथ जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो भी, क्योंकि इस तरह तो जो माशी हालात हैं, फिर सैलाब ज़दगान का हमें मसला दरपेश है। मुल्की हालात तो मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी किस्म के तसादुम के। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। मैं उस पे आने से पहले एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ। न्याजी साहब ने कहा कि अतर काज़मी पाकिस्तान में पिकनिक मना रहे हैं। न्याजी साहब, जिन्होंने पिकनिक मनानी होती है ना, वो मुल्क को सैलाब में डूबता छोड़ के जाके लंदन और न्यूयॉर्क में पिकनिक मनाते हैं और पूरी कौम देख रही है कि एंजेलिना जोली पाकिस्तान आएगी। इस पे भी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरूर बात करेंगे। जी जी जी, लेकिन मुझे शेयर तो करने दें, पिकनिक मनाते हैं, मुझे शेयर तो करने। गुड टैकलिंग, थैंक यू अतर जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं अब ये बता रहा हूँ कि पिकनिक कौन मना रहा है। अब अगली बात ये है कि साथ साथ ये भी तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान एक नाकाम सियासतदान है। उसकी सियासत हर 2 मिनट के बाद नाकाम हो जाती है, लेकिन वो इतना नाकाम है कि ये 13-14 जमातें जिनका ना एक चीज दूसरे से मिलती है, ना कोई नजरिया किसी से मिलता है, वो सारे उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए, लेकिन वो टैकल नहीं कर पा रहे, उनसे कोई चीज चल नहीं रही है। ये आपको शो करता है कि इस वक्त इमरान खान की सियासत किधर है और इनकी सियासत किधर है। और यही वजह है कि इमरान खान इन हालात में इमरान खान अगर होते इक्तदार में, वो क्या मुख्तलिफ कर सकते थे जो ये नहीं कर पा रहे आपके ख्याल में? वो वही मुख्तलिफ करते जो उन्होंने कोरोना के हालात में किया था, जिसको कोरोना में ये सारे कह रहे थे कि मुल्क बंद कर दो, मुल्क बंद कर दो, मुल्क बंद कर दो। इनकी कोई बात नहीं सुनी। प्रॉब्लम ये है सारा, जब अपनी हुकूमत की लेजिटिमेसी ना हो, जब आप अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हो, तो आप दूसरों की क्या मदद करेंगे? आप अपनी लेजिटिमेसी ढूंढ रहे हैं। इस सारे सिस्टम को अपनी क्रेडिबिलिटी का इशू है। इस वजह से ये बहुत सारे काम हैं जिनमें ये फैसले नहीं कर सकते। इमरान खान एक काम करते, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। वो काबीना लेके लंदन नहीं जाते कि लंदन में जाऊंगा तो लंदन से मशवरा मिलेगा, फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाऊंगा, इसहाक डार आएगा तो मुल्क को बचाएगा। उसने जो भी करना था इसी मुल्क के अंदर करना था, तो बहुत सारे फैसले इस मुल्क के अंदर होते तो इस सारी जो एक्सरसाइज चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उससे हम बच जाते। जहां तक ये ताल्लुक है कि तसादुम नहीं होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं होना चाहिए। मुल्क की जो हालत है उसमें सारे सियासतदानों को सोचना चाहिए। लेकिन तसादुम की बात कौन कर रहा है? इशू ये है कि जिस तरीके से मगरबी मीडिया रिपोर्ट करता है फलस्तीन के मसले को कि इसराइल पूरा साल जो मर्जी करता रहे, जिस दिन पहला रॉकेट गजा से उड़ता है उसी वक्त वो ब्रेकिंग दे देते हैं कि जनाब फलस्तीनियों ने एक रॉकेट चला दिया। राना सनाउल्लाह साहब पिछले 1 महीने से किस किस्म के बयानात दे रहे हैं, किस किस्म की हुकूमत बातें कर रही है। वफाकी पुलिस कह रही है हमने फजा से आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन
भी मंगवा लिए हैं, वो ट्वीट्स कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं। अब उसके जवाब में अगर इमरान खान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर इमरान खान साहब भी तो मुज़ाकरात की मेज पर आने को तैयार नहीं है मुल्की मामलात के हल के लिए, या कोई भी सोल्यूशन। इलेक्शंस चाहते हैं वो, सदर आरिफ अलवी पेशकश करने को तैयार हैं, वो टेबल पर नहीं आ रहे। देखिए, इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि मैं इलेक्शंस के ऊपर बात करने के लिए तैयार हूं। ये ऐसा एक जमहूरी इत्तेहाद है, ये कहता है दुनिया जहां की बातें कर लो, अवाम और इलेक्शन की बात ना करो। मसला ये है कि वो तो बार बार कह रहे हैं हम इलेक्शंस के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, और इमरान खान साहब को करनी भी चाहिए, इसलिए कि जिस तरह आपने जिक्र किया इस वक्त मुल्क की जो हालत है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इसी तरह हालात चलते रहें। खान साहब हो जाए या दीगर जमातें हो जाएं, सब ने बैठ के मिल के कोई फैसला करना है। तसादुम से कोई चीज हल नहीं होगी। आपको हालात तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? फिलहाल जो फजा है तनाव की, उसमें आपको तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं हालात? देखिए, इमरान खान साहब की जमात की पूरी कोशिश होगी कि तसादुम ना हो, इसलिए कि अगर तसादुम होता है सबसे बड़े लूजर वो होंगे। वो ये समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, अगर इस सिस्टम को तसादुम की वजह से कोई नुकसान पहुंचता है तो हमारा नुकसान होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह न्याजी साहब ने भी जिक्र किया, जब अवाम बाहर निकलती है तो फिर कोई भी इस किस्म का जो है नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। पर लेट्स होप कि सिचुएशन वहां तक ना पहुंचे और ये जो हमारे सियासतदान है, चाहे हुकूमत में या अपोजिशन में, उससे पहले ही कोई फैसला कर लें। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह अथर ने भी कहा है कि इमरान खान का मुतालबा है कि फौरी इंतखाबात हो जाएं, वो तो बात ही इस शर्त पे करना चाहते हैं कि अगर इंतखाबात की बात करनी है, लेकिन अगर हम हालात की बात करें, पूरा 1/3 मुल्क डूबा हुआ है सैलाब में, तो फौरी तौर पर तो इंतखाबात हो ही नहीं सकते। तो थोड़ी बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी इमरान खान साहब को भी दिखानी पड़ेगी। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह के बयानात एक तरफ चेयरमैन PTI इमरान खान दे रहे हैं, फिर उसका जवाबी वार करते हैं राना सनाउल्लाह साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के भी बयानात हैं, आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं हालात? पहली बात तो ये जनाब स्पीकर के सड़कों पर आकर धरने देकर शहरों को ब्लॉक करके हुकूमत गिराना कल भी ठीक नहीं था और आज भी ठीक नहीं है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जनाब स्पीकर जब मुल्क मुआशी और सैलाबी तबाही में डूबा हुआ है, तब तो बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी बात जनाब स्पीकर के बात अगर सिग्नल पर है, अगर बात हम सारे सिग्नल पर ही रुके हैं, तो इसका मतलब है मौलाना साहब को भी कहीं से कुछ सिग्नल मिले होंगे तभी लॉन्ग मार्च किया होगा, बिलावल को भी कहीं से सिग्नल मिले होंगे तभी एक चुन्ना मुन्ना सा लॉन्ग मार्च कांपे टांग वाला लेके आ गए थे वो, और उनके साथ भी मेरे ख्याल है ताकत उसी की थी, वो जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जनाब स्पीकर, आप समझ रहे हैं कि मामलात तसादम की तरफ आपका सवाल है, जा सकते हैं। जनाब स्पीकर, अगर तसादम से आपकी मुराद है कि शहबाज शरीफ बामुकाबला इमरान खान एक दूसरे को ठुड्डे और मुक्के मारना, या तसादम से आपकी मुराद है राना सना बामुकाबला हाशम डोगर एक दूसरे के सर फाड़ना, तो ये अभी बाकी है। लेकिन इसके अलावा बाकी सब कुछ हो चुका है और हम हालत तसादम में हैं, हालत जंग में हैं। सियासी मुखालफतें ज़ाती दुश्मनियों में बदल चुकी हैं, एक दूसरे के खिलाफ पर्चे हो चुके हैं, एक दूसरे को गद्दार और मुल्क दुश्मन डिक्लेयर किया जा सका है, घटिया शैतान फितना दहशतगर्द तक बात चली गई है, एक दूसरे के बेडरूमों में हम घुस गए हैं, एक दूसरे को हर गाली दी जा चुकी है, बिना कहीं कोई बिना जमानत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकता, कहीं कोई बिना जमानत लाहौर में दाखिल नहीं हो सकता। और मरियम औरंगजेब के PTV पर जवेद लतीफ़ ने जो काबिल मुजम्मत मजहबी कार्ड खेला, उसके बाद तो मेरे ख्याल से किसी को उठकर इमरान खान को गोली मार देनी चाहिए, खुदा न खास्ता। और फिर घर घर तकसीम, घर घर महल्ला महल्ला तकसीम, गली गली तकसीम, नफरत इंतहा पर है, सियासी अदम इस्तेकाम है, ऐसे में सदर आरिफ अलवी की पेशकश कोई बेहतर किरदार अदा कर सकती है? सदर आरिफ अलवी कोई बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने में? नहीं कर सकते। आप समझ नहीं रही। मैं जनाब स्पीकर, या आप मासूम हैं या मैं नहीं समझा पा रहा। किसी अलवी साहब और किसी बंदे की कोई औकात और हैसियत नहीं है। इमरान खान, मौलाना साहब, जरदारी साहब, बिलावल, हाउस साहब, शरीफ, बस ये 5-7 हैं जिनकी कोई औकात है, कोई हैसियत है, जो डिसीजन करते हैं। लेकिन यहां मुझे एक समझ नहीं आ रही कि अब वफाकी हुकूमत आंसू गैस के साथ ड्रोन शेलिंग की भी एक खैर से रिहर्सल कर चुकी है, रिजर्व फोर्स मंगवा चुकी है, सब दुरुस्त कर चुकी है, जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान हल्फ जिला
हलफ ले रहे हैं, जिला दर जिला हलफ ले रहे हैं। और ये किस लिए हो रहा है? अगर ये आईनी हक है इमरान खान का तो करने दें, वो डी चौक पे उनको ना आने दें, बाहर बैठने दें। और जब असले का पता चला था, इमरान खान वापस चला गया था, तो अब वो चाहेगा कि आकर तसादम करे और अपनी सारी सियासत लपेट ले? नहीं चाहेगा। तो क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ? क्यों धमकियां, मैं धू नहीं दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा? हमने क्या करना चाहते हैं? मुल्क आपको को पॉइंट आ गया, आपको भी लगता है कि हालात जो हैं वो तसादुम की जा सकते हैं। सवाल हमने ये रखा था कि इमरान खान की तरफ से एहतजाज की कॉल देने का ऐलान किया गया है, उसके बाद जो विफाकी वज़रा, खास तौर पर विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के जो बयानात हैं, हमारे तजियाकारों को ये लगता है कि हालात तसादुम की तरफ ही जा सकते हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, तमाम फरीकैन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे और सैलाब के पेश नज़र बैनुल अक़वामी बरादरी से इमदाद की अपील वो करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सैलाब की तबाहकारियों पर पूरी दुनिया को आगाह किया है, दुनिया को हमें रिलीफ देना होगा, हमें फिजिकल स्पेस देनी होगी दुनिया को, ताकि हम जो करोड़ों लोग हैं वो सैलाब मुतासरीन हैं उनके घरों में उनको बसा सकें। सैलाब से मुल्क में 1500 से ज़ायद जानें ज़ाया हो गई हैं, मईशत को $30 अरब का नुकसान पहुंचा है। फौरी तौर पर डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इंतजाम भी करना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा है अब बैनुल अक़वामी बरादरी ने देर की तो बहुत बड़ा सानहा जन्म ले सकता है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू में कहा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा है कि कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा महज 0.8% है और वो अपने लोगों के लिए इमदाद की नहीं इंसाफ की बात करेंगे। अब दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान में सैलाब और दुनिया की मदद की ज़रूरत पर जोर दिया है। फ्रांस के सदर ने भी पाकिस्तान की इमदाद के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मशवरा दिया है। एक तरफ बैरून ममालिक से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेजने का सिलसिला जारी है, ये बयानात आपके सामने हैं, हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आलमी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है और आलमी दुनिया से कर्जों में रिलीफ का मुतालबा भी किया जा रहा है। अब वहीं तहरीक इंसाफ की जानिब से सैलाब को वजह बनाकर वज़ीर आज़म के बैनुल अक़वामी दौरों पर तनकीद की जा रही है। सवाल ये रखेंगे कि क्या PTI की तनकीद इन हालात है या नहीं। PTI कहती है कि वज़ीर आज़म को सैलाब के दौरान गैर मुल्की दौरे नहीं करने चाहिए थे। अगर आपकी तरफ मैं आऊँगी क्योंकि आपने पहले ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, चले लंदन के दौरे तो एक अलहदा बात है, न्यूयॉर्क में दौरे कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के मसाइल से आगाह कर रहे हैं बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को और मुकदमा पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इतना कसूर नहीं है जितनी उसको सजा मिल रही है मौसमियाती तब्दीलियों की। तो आपको लगता है PTI की तनकीद दुरुस्त है कि न्यूयॉर्क में बस मजे करने गए हुए वो? देखिए, जहां तक PTI का ताल्लुक है, ऑब्वियसली वो तो उनके सियासी हरीफ हैं, वो तो हर बात पे उनकी तनकीद करेंगे, लेकिन उस चीज से कतई नजर इस वक्त जो मुल्क के अंदर हालत है, क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का वहां पे जाके वो इतना वो कन्विंस कर लेंगे? शहबाज शरीफ साहब क्या वो कोई लियाकत अली खान के स्टेचर के वज़ीर आज़म है? क्या वहां पे ग्लोबल लीडर्स को नहीं पता कि उनकी पाकिस्तान के अंदर क्या हैसियत है और उनके ऑफिशियल जो अपोजिशन लीडर हैं वो राजा रियाज है, सब कुछ क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? और दूसरी बात जो है ना, ये बड़ा फैशनेबल बन गया है कि हर कोई क्लाइमेट चेंज भाई क्लाइमेट चेंज तो है, लेकिन अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, जो आपने प्लानिंग नहीं की सिंध के अंदर, 15-16 साल से आपकी हुकूमत है, अब वो भी सब कुछ जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक इशू है और जिसके हवाले से पिछली हुकूमत ने काम किया, इन लोगों को तो कभी तौफीक नहीं हुई कि उसका कभी पहले ये जिक्र भी करते, शायद इन्होंने कभी ये लफ्ज भी नहीं सुना हुआ था। अब अचानक एकदम से इन लोगों को क्लाइमेट चेंज याद आ गया। दूसरी बात ये है सारा कि हम कोई स्कैंडिनेविया में नहीं रहते, यहाँ पे हम एकेडमिक बहस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जो मसाइल है ना वो बड़े मुख्तलिफ हैं। ये जा रहे थे ना न्यूयॉर्क, जरूर जाते, कहते जितना वक्त जाएगा मेरे खर्चे से जाएगा। क्या शरीफ खानदान के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने खर्चे पे ले जाए लोगों को? क्या जरदारी खानदान के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने खर्चे पे ले जाए लोगों को? और वो जो पैसा खर्च होना था वो हम सैलाब फंड में डाल रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि ये कोई पाकिस्तान स्कैंडिनेविया नहीं है। हमें जो हालात है यहाँ के, जो पाकिस्तान की आवाम देखती है, समझती है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, मैं उनकी सोच के मुताबिक आपके साथ बात कर रहा हूं। हमारा इशू ये है कि हमारे मेरे ख्याल से अतर आपको नहीं लगता बड़ा अंडरमाइन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की एफर्ट्स को? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि IMF की जो MD हैं उन्होंने कहा है कि फॉर्मल डिस्कशंस का आगाज हो जाएगा अगले 2 हफ्तों में, कि शायद IMF की जो शराइत हैं वो थोड़ी नरम कर दी जाएं जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए।
देखिए IMF की मर्जी के बगैर तो वो छींक नहीं सकते, ये आपके वजीर आजम ने बताया, और यही मिफ्ता साहब कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रो रहे थे। अब तो हालात ये आ गए कि ये उनकी मर्जी के बगैर सांस नहीं लेंगे। देखें, ये इनकी क्रेडिबिलिटी का इशू है। इशू ये है कि ये लोग अपना पाकिस्तान का मुकदमा सही तरीके से पेश नहीं कर सकते, इसलिए कि इनके स्केलेटन्स इतने ज्यादा हैं इनके क्लोजेट्स में कि इनको हर वक्त डर रहता है कि हम क्या बात करें तो उनको बुरा लग जाए। इनकी जिस बंदे के, अब मैं ये नहीं कहना चाहता था, बरतानिया की जो वो एजेंसी है जो संगीन क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, वो उनको इन्वेस्टिगेट जिसने किया हो वो आपके मुल्क का वजीर आजम बन जाए, और फिर वो जाएगा तो उधर बरतानिया में उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी होगी या न्यूयॉर्क में कितनी क्रेडिबिलिटी होगी। ये एक एकेडमिक बहस तो बड़ी अच्छी है कि वजीर आजम हैं, उनको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन वजीर आजम का जो बैकग्राउंड है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। ठीक है न्याजी साहब, वजीर आजम के बैकग्राउंड के ऊपर सवालात उठा रहे हैं अतर साहब, वो कह रहे हैं कि अगर जाना ही था तो अपने खर्चे पर जाते, इनके पास पैसे कम है। हाय अतर साहब का बंदा क्या कहे। नेशनल क्राइम एजेंसी की ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। ये भी बता दें फिर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या निकला है और क्या उन्होंने क्लीन चिट दिया है शहबाज शरीफ को, उसके बच्चों को ये नहीं दी, जो कि केस शहजाद अकबर साहब इन्होंने बड़ी मेहनत शाखा के बाद सारे उनके अकाउंट्स जो बंद करवाए। आपका टॉपिक नहीं लेकिन चूंकि इन्होंने जिक्र किया, लेकिन ये भी बता देते मेरे छोटे भाई के सिमन क्लार्क की फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर 3 सफ़े की इमरान खान साहब की करप्शन के ऊपर कि चैरिटी के फंड जो है सियासत में इस्तेमाल हुआ है और एक अच्छी खासी साइजेबल अमाउंट आरिफ नकवी के साथ उनको जोड़ा जा रहा है, वो भी बता दें। इसमें हर्ज क्या है? कोई हमने कोई यहाँ कोई डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट तो नहीं है कि मैंने कुछ चंद बातें की मुझे उन्होंने मुझसे जीतना है, मैंने उसे जीतना है। फैक्ट्स जो है वो सामने रख दें। मेरे से हो सकता है मुझसे मख्फी हो। ये जो एवन फील्ड है इसका भी देख लें कि ब्रॉडशीट ने जब अटैच किए जो जिनमें जो नवाज शरीफ साहब रहते हैं तो वहाँ पे कभी मुंशी को माफ़ी भी मांगनी पड़ी और नवाज शरीफ साहब के वकील को जुर्माना भी देना पड़ा, कीमत भी अदा करनी पड़ी और बताना पड़ा कि नहीं इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इनको अच्छी तरह पता है कि मैल प्रैक्टिस से, गलत पैसे से, क्रिमिनल अमाउंट से अगर कोई चीज़ कमाई जाए तो पाकिस्तान में पहले 250 मिलियन डॉलर 190 मिलियन पाउंड जो है आ चुके हैं इसी चीज़ से कि किसी बंदे ने वहाँ पे मैल प्रैक्टिस। अब आगे आ जाए आप नवाज देखो ये इमरान खान साहब से बड़ा कौन क्रेडिट छीन सकता है कि 3.5 साल उन्होंने ना IMF को पाकिस्तान घुसने दिया है, ना वो सऊदी अरब गए थे भीख मांगने के लिए, ना पहली दफा भीख नाकाम हो गई थी 3 हफ्ते बाद। फवाद चौधरी साहब ने एग्जैक्टली यही कहा था। लेकिन आपको चाहिए, वो कहते कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कहने की कि जी बेगर्स का नॉट बी चूजर। ये फवाद चौधरी ने पहले आया था, पहले ट्रिप के बाद, फिर उसके बाद फिर गए, फिर बाजवा साहब गए, फिर ग्राउंड संभार की। यही बात अबू धाबी के में हुई। ठीक है न्याज़ी साहब, आपका पॉइंट आ गया, जो सवाल आपके सामने रखा था। आप ये समझते हैं कि PTI की तनकीद दुरुस्त नहीं है। भट्टी साहब आप क्या समझते हैं? देखिए मैडम, जनाब स्पीकर वज़ीर आज़म बने और मनसब संभालने के बाद काबीना लेकर वो भाई के मिलने इंग्लैंड पहुंच गए, सऊदी अरब गए, UAE गए, तुर्की गए, कतर गए, शंघाई तंजीम में गए और फिर हमारे खर्चे पर भाई से नवंबर तकर्री और मलका दफनाने इंग्लैंड पहुंच गए, फिर अमेरिका चले गए। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली के नियाग्रा फॉल विजिट और बिलावल भुट्टो के तूफानी दौरे पूरे दुनिया में, हिंद सिंध में वो इलादा हैं। अच्छा, समरकंद में सुना है कि वज़ीर आज़म इलादा गए, बिलावल भुट्टो इलादा गए, छोड़ दीजिए। इन सब दौरों से हासिल वसूल क्या हुआ? 0/0। अच्छा, अब भाई को मिलने जाना था तो आप अपने खर्चे पे चले जाते, बाकी सारा हमारे खर्चे। मलका को दफनाने जाना था तो अपने खर्चे पे, या किसी हाई कमिश्नर को भिजवा देते। यार मलका का केक भी आपने खुद काटना होता है और उनके दफनाने भी खुद पहुंच जाते हैं। खुदा का खौफ करें यार, इतनी भी गुलामी क्या। जनरल असम्बली खिताब बड़ा जरूरी था, सैलाब की तबाही बतानी थी तो भाई शहबाज शरीफ बिलावल अकेले चले जाते, आपके ख्याल में भी होटलों में ना रहते। जब आपके हाथ में भीख मांगनी हो, जब आपके आखिरी जुमले जनाब स्पीकर आखिरी जुमले, जब आपके हाथ में कशकोल हो और भीख मांगनी हो तो चेहरा भिखारियों जैसा होना चाहिए
और कम खुदा के लिए बिलावल भुट्टो की मुआमनत कर रही हैं, नैना रब्बानी, शहबाज शरीफ की मुआमनत कर रहे हैं, तारिक फातमी, इन सारों की मुआमनत कर रहे हैं दफ्तर खारजा, उन सारों की मुआमलत सैलाब में डूबा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अपनी सालगिरह का केक काट रहे हैं। आप पीटीआई की तनकीद को दुरुस्त समझती हैं? देखिए सारा, बिल्कुल भी ये तनकीद दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है कि हर चीज हम लोग ऑब्सेस्ड है ऑप्टिक्स के साथ। इस वक्त आप ये देखिए कि पाकिस्तान को एटलीस्ट $30 बिलियन का नुकसान है, एटलीस्ट। ये एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट आप कह लें कि वो लगाया गया है इस वक्त। तो एक कैंपेन, जो प्राइम मिनिस्टर हो, वो फॉरेन मिनिस्टर हो, पाकिस्तान का जो केस है वो एक्चुअली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बिल्कुल पेश करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि एक्चुअली जो इन पर तनकीद ये होनी चाहिए कि लेट कर दिया इन्होंने, ये देर से गए हैं, ये इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए। सैलाब जब शुरू हुए थे इनको तभी ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस की बात करनी चाहिए थी, इन्हें तभी आलमी जो है बैनुल अक़वामी कुव्वतों से कहना चाहिए था इमदाद के लिए। और दूसरा, डेट रिलीफ की जो इस वक्त बात हो रही है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चीज जो बार बार ये बताने की जरूरत है, और वो वैसे वजीर आज़म साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर भी कही है कि क्लाइमेट चेंज हमारी गलती नहीं है। क्लाइमेट, ये फ्लड्स जो हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आए हैं। इसमें पाकिस्तान की तो लेस देन 1% एमिशंस है ना, तो पाकिस्तान का इससे नहीं लेना है। ये ग्लोबल नॉर्थ जो रिच कंट्रीज हैं जिनकी वजह से ये सारी मौसमी तब्दीलियां आई हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस वक्त उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जिसका अगर $30 बिलियन का नुकसान हो गया, रिहेबिलिटेशन, यही बात बिल्कुल यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कही है। तो फिर बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए, यूएन के भी जब वो डेट रिलीफ की, फिस्कल स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपके ख्याल में ये दौरे पहले कर लेने चाहिए थे, पहले इस रिलीफ का मुतालबा करना चाहिए था। जो सवाल हमने रखा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरों पर पीटीआई की तनकीद दुरुस्त है या नहीं, उस पर हमारे तज्ज़ियाकारों की राय आपके सामने है। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।